हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन द चैनल। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गवर्नमेंट के पास इनकम कहाँ से आती है और गवर्नमेंट के पास जो इनकम आती है उस इनकम को वो कहाँ स्पेंड करते हैं। मीन्स हमारी कंट्री में जो हमारी ग्रोथ होती है वो कहाँ से होती है और कैसे होती है। अगर आपके माइंड में ऐसे सवाल आते हैं तो आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट, वो आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगा, आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको देगा। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लिया तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि जो एवरी ईयर गवर्नमेंट बजट पेश करती है वो क्या होता है और वो कैसे काम करता है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए। नाउ गवर्नमेंट बजट करने से पहले आपको बजट का मीनिंग पता होना चाहिए। बजट क्या होता है हम सभी को मालूम है बजट का मतलब, फिर भी हम एक बार कर लेते हैं। जैसे कि घर में अगर फादर इनकम लेकर आए हैं, सपोज उनकी सैलरी है 40,000, तो क्या वो पूरी की पूरी 40,000 वो सेव करके रख लेते हैं या क्या वो 40,000 पूरा का पूरा स्पेंड कर देते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। वो क्या करते हैं, जैसे ही सैलरी घर में आती है मदर एंड फादर दोनों बैठकर डिसाइड करने लगते हैं कि इतना बच्चे की फीस में चला जाएगा, खर्चा हो जाएगा, इतनी मनी हमें राशन पानी के लिए खर्चा करना है, इतने रुपए का हमें मोबाइल का या टीवी का रिचार्ज कराना है और उसके बाद कुछ पैसा बच जाए तो उसको हमें सेव करके रखना है। ऐसा ही होता है ना। तो ये जो उन्होंने काम किया है यही तो बजट है। बजट का मतलब यही होता है कि जिसमें आप अंदाज़ा लगाते हैं कि फ्यूचर में हमें कहाँ कहाँ खर्चा करना पड़ सकता है और कहाँ कहाँ से हमें इनकम मिल सकती है। ठीक है, तो ये तो बात हुई घर की। हम यहाँ घर की बात तो नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट बजट क्या हो गया? एक ऐसा बजट जो कि गवर्नमेंट बनाती है, यानी कि गवर्नमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट पेश करती है जिस स्टेटमेंट में वो बताते हैं कि फ्यूचर में एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर कितने हो सकते हैं और एक्सपेक्टेड इनकम्स कितनी हो सकती हैं। मींस अगर गवर्नमेंट बजट जो है वो 1 ईयर के लिए बनाया जाता है तो 1 ईयर में कहाँ कहाँ हमें खर्चा करना पड़ सकता है, कौन कौन से सेक्टर्स में, लाइक एजुकेशन, हेल्थ, रोड, ब्रिजेस वगैरह बनाने के लिए, और कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ से उन्हें इनकम हो सकती है। ठीक है, ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि 1 ईयर के लिए बनाई जाती है, यानी कि फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। और इसको कब पेश किया जाता है? फेब मंथ की लास्ट डेट पर पेश किया जाता है। कौन पेश करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। और ये एनुअल बजट होता है ओनली फॉर 1 ईयर, जो कि बताता है कि फ्यूचर में एक्सपेक्टेड खर्चे कितने होंगे और एक्सपेक्टेड इनकम्स कितनी होगी गवर्नमेंट की। क्लियर है? अब जब गवर्नमेंट बजट बनाती है तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है? सबसे पहला मकसद, ऑब्जेक्टिव मीन्स मकसद, किस मकसद से बजट बनाया जाता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी इकोनॉमी में सभी तरह के लोग जो हैं उनकी इनकम एक जैसी रहे। एक जैसी रहे का मतलब कि अमीर बहुत ज़्यादा अमीर ना हो जाए और गरीब बहुत ज़्यादा गरीब ना रह जाए। उन दोनों के बीच का जो इनकम का डिफरेंस है उस डिफरेंस को कम कर दिया जाए, ऐसा गवर्नमेंट का मकसद होता है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या चाहती है कि मार्केट में इक्विटी आ जाए। इक्विटी का मतलब बराबरी। ठीक है, अब आपकी बुक्स में आप एक वर्ड देखेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ। क्या मतलब है इंक्लूसिव ग्रोथ का? ग्रोथ का मतलब तरक्की। तो इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या हो गया? ये एक ऐसी तरक्की है जहां पर हर सेक्शन के लोगों का ध्यान रखा जाता है। मींस रिच और पुअर दोनों तरह के लोगों की नीड्स को और डिमांड को ध्यान में रखा जाता है और ऐसा बजट बनाया जाता है जिससे कि अमीर और गरीब के बीच के डिफरेंस को कम कर दिया जाए और मार्केट में इंक्लूसिव ग्रोथ ला दी जाए। ठीक है, सबको बराबर बना दिया जाए, वही होता है इंक्लूसिव ग्रोथ। पॉइंट नंबर 2, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, गवर्नमेंट के पास जो साधन है, जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड है, लेकिन मार्केट में, इकोनॉमी में लोग बहुत सारे हैं जिन्हें कंजम्पशन करनी है प्रोडक्ट की एंड सर्विसेज की। तो मार्केट में हमेशा डिमांड और सप्लाई बहुत ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक गुड्स नहीं बना पाती और उन्हें एवरी ईयर क्या करना पड़ता है? अपने रिसोर्सेज को रीएलोकेट करना पड़ता है। रीएलोकेट का मतलब हर बार अपने रिसोर्सेज में चेंज लाना पड़ता है। कभी वो ज़्यादा पैसा एजुकेशन को दे देते हैं, कभी वो ज़्यादा पैसा हेल्थ में डाल देते हैं। ठीक है, अपने रिसोर्सेज को ही घुमा फिरा के इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि पब्लिक गुड्स बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नाउ
व्हाट इज पब्लिक गुड? अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम बार बार पब्लिक गुड बोल रहे हैं, तो ये है क्या चीज़? देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो किसके लिए काम करती है? सिटीजन्स के लिए। तो सिटीजन्स के लिए वो पब्लिक गुड्स बनाती है, यानी ऐसे सामान, ऐसे गुड्स जो कि लोगों की भलाई के लिए हो। ठीक है, पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो लोगों की भलाई के लिए होते हैं, और इनमें दो खास बात होती है कि ये, पहली बात, ये नॉन राइवलरियस होते हैं, नॉन राइवलरियस, एंड सेकेंड थिंग क्या है कि ये नॉन एक्सक्लूसिव होते हैं। अब इनका क्या मतलब है? नॉन राइवलरियस का मतलब होता है कि अगर एक सिटीजन किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को यूज़ कर रहा है तो बाकी जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया में, जितने भी लोग हैं, वो सभी लोग उस गुड या सर्विस को यूटिलाइज कर सकते हैं। वो गुड्स एंड सर्विस उनके लिए ख़त्म नहीं हो जाते हैं। ठीक है, सपोज अगर एक इंसान कोई सर्विस यूज़ कर रहा है तो बाकी लोगों के लिए वो सर्विस ख़त्म नहीं होती, वो भी उसको उतना ही यूज़ कर सकते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सपोज आपके घर में एक टीवी शो चल रहा है और आपके घर में 10 मेंबर्स हैं, 10 के 10 लोग अगर बैठकर उस टीवी शो को देख रहे हैं, सोनी चैनल पर चल रहा है वो, तो वो ऑल ओवर इंडिया जो भी इंसान सोनी चैनल चलाएगा उस टाइम पर सेम शो वो देख सकता है। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप अपने घर में बैठे हुए एक टीवी शो देख रहे हैं तो ऑल ओवर इंडिया में कोई भी उस टीवी शो को नहीं देख सकता, ऐसा तो नहीं है। वो टीवी शो जो सर्विस आपको दी जा रही है वो ऑल ओवर इंडिया सबके लिए सेम है। उस टाइम पर जितने भी लोग सोनी चैनल लगाकर बैठे होंगे वो सभी उस सीरियल का उतना ही मज़ा ले सकते हैं जितना कि आप ले सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं नॉन राइवलरियस प्रोडक्ट्स। अब ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में गवर्नमेंट के लिए बनाना बहुत मुश्किल है कि अगर कोई एक इंसान यूज़ कर रहा है तो बाकी लोग भी उसका बराबर इस्तेमाल कर सकें। ऐसे प्रोडक्ट बनाना गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नॉन एक्सक्लूसिव। नॉन एक्सक्लूसिव का मतलब ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम लोगों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। यानी कि अगर हम एक फैसिलिटी किसी एक पर्सन को दे रहे हैं ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई हम ये फैसिलिटी दूसरे पर्सन को नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये मुझे टैक्स पे नहीं कर रहा तो मैं इसको फैसिलिटी नहीं दूंगा। ऐसा नहीं कर सकती गवर्नमेंट। अब इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। सपोज करते हैं, आप सभी जानते हैं हम क्या करते हैं, म्यूनसिपल टैक्सेस पे करते हैं, रोड टैक्स, हाउस टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस हम लोग देते हैं, है ना। अब गवर्नमेंट के पास जो टैक्सेस आते हैं उसी पैसे से गवर्नमेंट हमारे लिए रोड्स बना देती है, रोड पर स्ट्रीट लाइट्स लगवा देती है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टैक्स पे नहीं करते। सपोज मेरी कॉलोनी में 10 घर हैं और उनमें से 10 घर में से 8 लोग हैं जो कि टैक्स पे करते हैं और 2 घर ऐसे हैं जो टैक्स पे नहीं करते। अब गवर्नमेंट ने जो स्ट्रीट लाइट हमारी कॉलोनी में लगाई हुई है, क्या वो स्ट्रीट लाइट को ऐसी इंस्ट्रक्शन मिल सकती है कि भाई जिन जिन लोगों ने टैक्स दिया है उनके घर पे लाइट देनी है, मतलब उनको लाइट देनी है स्ट्रीट पर, और जिन लोगों ने टैक्स पे नहीं किया उन लोगों को फैसिलिटी नहीं देंगे हम? ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक स्ट्रीट लाइट लग गई है तो उस कॉलोनी में जितने भी घर हैं सभी उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम अलग नहीं कर सकते टैक्स पेयर को और नॉन टैक्स पेयर को। तो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल है। अगर गवर्नमेंट ने ट्रेन बनाई है ना तो उसमें बैठने वाला हर इंसान उस ट्रेन का फायदा उठा सकता है। गवर्नमेंट कभी ये नहीं कहेगी कि जिसने टिकट लिया है उसको हम ट्रेन में बैठा के ले जाएंगे, जिसने टिकट नहीं दिया उसको हम बिठाएंगे ही नहीं। अरे भाई, टिकट चेक होगा तो पकड़े जाओगे, अदरवाइज फ्री में ही आप टिकट की सवारी, रेल की सवारी कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलते हैं नॉन एक्सक्लूसिव, जिसमें हम अलग नहीं कर सकते। तो ऐसे प्रोडक्ट बनाना गवर्नमेंट के लिए मुश्किल होता है, इसीलिए वो अपने रिसोर्सेज को घुमा फिरा के बार बार यूज करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी लेकर आना, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा महंगाई होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गरीबी होनी चाहिए कंट्री के अंदर। अगर बहुत ज़्यादा महंगाई है तो भी गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर बहुत ज़्यादा गरीबी चल रही है तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब सपोज करते हैं कि डिप्रेशन का टाइम चल रहा है। डिप्रेशन का मतलब होता है कि ना तो डिमांड है मार्केट में, लेस डिमांड, लेस प्रोडक्शन, लेस इनकम। तो जब सब कुछ ही कम कम है तो गवर्नमेंट टैक्स भी कम कर देगी, क्योंकि पब्लिक के पास तो पहले ही पैसा नहीं है तो हम उनसे और टैक्स कहाँ से लें, वो बेचारे टैक्स देगा कहाँ से, है ना। तो गवर्नमेंट डिप्रेशन के टाइम पर बजट दूसरे हिसाब से बनाती है। और अगर मार्केट रिस्क आपकी इन्फ्लेशन की है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब आपका प्रोडक्शन भी हाई है, सेल्स भी हाई है, इनकम भी हाई है, सब कुछ बहुत ज़्यादा है, अब कमाई ज़्यादा कर रहे हो तो भैया गवर्नमेंट टैक्स भी ज़्यादा लेगी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ऐसी कंडीशन में टैक्स बढ़ा देगी, यानी कि अपने बजट में टैक्सेस और पेनल्टीज को बढ़ाकर दिखाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है मार्केट में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी।
नेक्स्ट आता है मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइज। गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम है अपने पब्लिक एंटरप्राइज को मैनेज करना, यानी कि जितने भी सेक्टर्स गवर्नमेंट के अंडर हैं, लाइक आपका रेलवेज है, ठीक है, तो ऐसे सेक्टर्स को गवर्नमेंट सही तरीके से चलाए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो, क्योंकि पब्लिक सेक्टर से इनकम जो होगी वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास जाएगी, और अगर गवर्नमेंट को ज़्यादा इनकम होगी तो उस पैसे को फिर वो हमारे वेल्थ के लिए यूज़ करेंगे, है ना, रोड ब्रिजेस बनाने के लिए। अब अगर कोई ऐसा सेक्टर है जो कि अच्छा काम नहीं कर रहा, लॉस में जा रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बजट में ऐसे सेक्टर्स को कन्वर्ट कर देती है प्राइवेट में, ठीक है, यानी प्राइवेट लोगों को वो सेक्टर बेच दिया जाता है कि आप खरीद लीजिए और इस लॉस में चलते हुई कंपनी को बचाइए, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट बजट काम करता है। अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट बजट में क्या क्या होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।